बेटा एसी ऑन नहीं की वहां से, वो बटन चालू कर दो बेटा। और देखो बटन है ना एक, हाँ दबा दो बेटा। कोई भी नहीं है। पता है क्या, नॉर्मली मैंने उनको ये बात परसों ही बोली थी, मैंने कहा कल भी जैसे क्लास में कोई नहीं था, तब कोई है ही नहीं, क्लास क्यों लगाते हैं। बस दो बच्चे थे। अरे बेटा क्या पढ़ना है आप लोग। देखो डाउट है तो बता दीजिए बताने के लिए। पर किसी को टॉपिक पढ़ना है तो क्लास क्यों लगाई आप लोगों को, लगाई थी कि पढ़ना है तो समझना है तो समझ लो बेटा, बना थोड़ा किया बेटा आपको। अगर आपको 10 क्लास और चाहिए 10 क्लास और लगा देंगे। यदि कि मैं आज के लिए बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको 10 क्लास और चाहिए 10 लगवा देंगे बेटा। फिर मुद्दा है कि अगर जरूरत है तो क्लास लगाओ ना बेटा। वो तो फिर 20 बार पढ़ लो 50 बार पढ़ लो, भाई आप पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको दिक्कत आए तो आप पूछो बेटा। पढ़ तो 3 बार चुके हो बेटा, क्या फायदा उससे, अपन रिवाइज पूरा कर ही चुके हैं बेटा। तो अल्पाधिकार बाजार एक ऐसा बाजार होता है बेटा जहां पर, अब ये विक्रेता आप मान लो कि 200 तो ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि 2 हो गए तो क्रियाधिकार हो जाएगा। डाउट कोई पूछ रहे हैं बच्चे, टॉपिक पढ़ना था इनको, टॉपिक पढ़ा रहे बेटा, आपको जो पढ़ना है आप बता देना बेटा। तो अल्पाधिकार में होते हैं 3 से लेके 15-20 तक विक्रेता, इतने विक्रेता होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था इस टाइम टेलीकॉम इंडस्ट्री अपनी, तो टेलीकॉम में बेटा 4 ही कंपनी है, जियो है, एयरटेल है, वी है, बीएसएनएल है, 4 ही कंपनी है बेटा। ऐसे बाजार को हम कहते हैं अल्पाधिकार। अल्पाधिकार बाजार में ये होता है कि अल्पाधिकार बाजार में जब भी आप मूल्य के संबंध में निर्णय लेते हैं तो बेटा यहां पर कहीं ना कहीं निर्भरता पाई जाती है कि आपका निर्णय स्वतंत्र निर्णय नहीं होगा। स्वतंत्र निर्णय कैसे नहीं होगा, 4 फर्म है बेटा वहां पे, ए बी सी और डी। तो उत्पाद कितने का बेच रही है और बी कितने का बेच रही है, सी और डी और 10 का बेच रहे हैं। ऐसे में एक फर्म ने कहा कि हम 9.5 का बेचेंगे, तो इसका सीधा जो इफेक्ट पड़ेगा वो सब पे पड़ेगा बेटा, समझो। घटाने का इफेक्ट तो ये कि अगर ए ने रेट घटाया है, ए के सारे कस्टमर जो बी सी डी के कस्टमर ए के पास चले जाएंगे। भाई कोका कोला फैंटा सब 10 रुपए की है, पैप्सी 8.5 की है, पिएंगे। तो भोक्ता तो चाहता है कीमत कम लगे, संतुष्टि। तो बी देखेगा कि डिमांड घट रही है तो ये तो कीमत घटाएगा, वो कर देगा, 8.5 कर देगा, 8 कर देगा, 7.5 कर देगा, 7 करेगा, ये 6.5। हाँ ये भी होगा। कल तक जियो फ्री लिया नहीं है क्या, ये तो था वो, सारी कंपनियां रेट कम कर रही थी, जियो ने फ्री कर दिया, तो रियल में हुआ है। तो आपके सामने एग्जाम्पल है बेटा। तो एक फर्म अगर कीमत घटाती है तो अल्पाधिकार बाजार में छिड़ जाता है मूल्य मूल्य युद्ध। लेकिन एक फर्म अगर प्राइस बढ़ा के 11 रुपए कर दे, तो जैसे ही ए ने बढ़ा के 11 रुपए किया तो ए के सारे कस्टमर बी के पास चले गए। ये गलती अब ये तीनों तो नहीं करेंगे बेटा। बी सी और डी जो है ये तो मूल्य बढ़ाने की सोचेंगे भी, तो बढ़ा दे भाई, कि मूल्य बढ़ाते खेल ऐसा। तो मुद्दा क्या है बेटा, मुद्दा है यहां पर कि पूरे जो हमने अभी उदाहरण देखा है कि हम मूल्य हद धर्मिता कहते हैं। तो मूल्य हद धर्मिता का मतलब होता है कि एक कीमत कम करेगा तो सब कीमत कम करेंगे, लेकिन एक बढ़ाएगा तो कोई कीमत बढ़ाने वाला नहीं।
ये कहते हैं मूल्य अधर्मिता। ये तो मूल्य अधर्मिता है बेटा। अल्पाधिकार में से जो क्वेश्चन बनता है वो इसी में से बनता है। और क्वेश्चन ये पूछता है कि यहां पर जो मांग वक्र है वो विंकुचित, विंकुचित को अपन कहते हैं किंक कोर्दा। तभी ऐसा मांग वक्र क्यों है? अब आप जानते हैं कि ऐसा जो AR वक्र था ये अपन ने बनाया था एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, और ऐसा बनाया था एकाधिकार में, यानी यहां पर मांग लोचदार है और यहां पर मांग, तो ऊपरी हिस्सा लोचदार और निचला हिस्सा बेलोचदार क्यों है? क्योंकि ये कीमत है 10 रुपए वाली कीमत, 10 10 10 और अब अगर एक ने कीमत घटाई, हमने कीमत इससे कम तय की, तो मांग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये घटाएगा तो ये घटाएगा, ये भी घटाएगा और वो भी घटाएगा, ये और घटाएगा तो ये भी घटाएगा। तो जो एयरटेल का यूजर है वो जानता है कि अगर वोडाफोन ने रेट कम किया है रहा, एयरटेल भी करेगा, तो चेंज क्यों करना है? ये कम करेगा तो ये भी कम करेगा। इसको देख के जो आइडिया है वो सोचेगा सब, आइडिया ने कहा सब हम भी चेंज, और आपका जियो वाला जियो में, तो लड़ाई का मुद्दा तो ही नहीं यहाँ पर। इसलिए यहां पर मांग बेलोचदार है, क्योंकि कीमत घटने का मांग पर ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन बढ़ने का प्रभाव। अगर आपने मूल्य बढ़ा के 11 रुपए कर दिया तो आपके सारे कस्टमर इन पास चले जाएंगे। मांग क्या है बेटा? लोच। ऊपरी हिस्सा क्या है बेटा? लोचदार, निचला हिस्सा बेलोचदार। इसका कारण पूछा जाएगा तो कारण मेरा कारण है मूल्य अधर्मिता। और बताइए अल्पाधिकार के बारे में और क्या जानकारी चाहिए? बेटा देखो, मूल्य बदलने की सबसे बड़ी पावर है एक अधिकार, कीमत पर सबसे बड़ा नियंत्रण अधिकार। के बाद एकाधिकारात्मक, और जहां पे बिल्कुल नहीं होता वो पूर्ण प्रतियोगिता। तो मूल्य पे नियंत्रण सबसे ज्यादा एकाधिकार का, से कम अल्पाधिकार का, और उसके बाद एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। अपने क्वेश्चंस में क्वेश्चन था कि अल्पाधिकारी जो मूल्य तय करेगा वो मूल्य कैसा होगा। तो आंसर था कि प्रतियोगिता मूल्य जो पूर्ण प्रतियोगिता वाला है, ये जो मूल्य तय करेगा इससे तो ज्यादा ही होगा, और एकाधिकारी जो तय करेगा उससे कम। क्वेश्चन। अब बेटा पूर्ण एकाधिकार कहां से आ गया बेटा? समझो, शब्द लिखा हुआ है एकाधिकार, शब्द लिखा हुआ है एकाधिकारात्मक। जब तक इनके साथ प्रतियोगिता नहीं जुड़ी ना, तब तक ये एकाधिकारी है, और जैसे ही प्रतियोगिता जुड़ गई तो ये हो गया एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। वो भी एकाधिकार प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता हो गई। समझो, जहां पर एकाधिकार होगा बेटा वहां प्रतियोगिता हो ही नहीं सकती बेटा। एकाधिकार के साथ तो बाजार लिखा हुआ आएगा खाली, और एकाधिकारात्मक के साथ भी लिखा आएगा अगर बाजार, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। आसार लिखा है ना, प्रतियोगिता का लिखा है। जब तक उसके साथ प्रतियोगिता ना जुड़े तब तक एकाधिकार है बेटा वो, और जैसे ही वहां पे लिखा हुआ है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मतलब बात खत्म, ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। और बोलिए बेटा। हाँ बेटा, आप बताइए, आपने लेट ज्वाइन किया है, आप बताइए आपका क्या डाउट है बेटा?
ये GTW2 नहीं है, GTW32 में ऊपर नहीं, 1 तो अब आएगा। हाँ बेटा, बेटा देखो, चाहे दृश्य वस्तुएं हो तो ये भी कौन सी वस्तु है, विलासिता है। अब यहां पे आप इसको दृश्य बोलिए, इसे आप विलासिता बोलिए, इसे आप दो नाम और दिए थे, वेबलेन प्रभाव बोलो, वेबलेन प्रभाव, सर्प प्रभाव, सेम है बेटा सब। लेकिन गिफिन वस्तुएं घटिया होती हैं, वे घटिया वस्तुएं जिन पे मांग का नियम लागू ना हो, तो वो अध्ययन विशेष परिस्थितियों में किया गया अध्ययन है बेटा। और उन विशेष परिस्थिति में वो नियम लागू होगा, हर परिस्थिति में वो नियम लागू। आड़ी तिरछी लोड में बेटा कीमत होती है किसी और की। जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स वस्तु की कीमत 10 से 20 हो गई और वाई वस्तु की मांग 100 से 80 रह गई। बेटा आड़ी लोच का मतलब कीमत किसी और की, मांग किसी और की। जैसे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कार की मांग घटती है बेटा, और पेप्सी की कीमत बढ़ने से, मान लो पेप्सी 10 रुपए की है, कोक भी 10 रुपए की है, अब कोक 8 रुपए की हो जाए, पेप्सी की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कीमत किसकी घटी है बेटा? कोक की। मांग किसकी घट गई? इसे बोलते हैं आड़ी लोच। और अगर दो कीमत दो मांग दी हुई हो, फॉर्मूला वही है बेटा अपना, Q1 माइनस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस Q2। तो पहले मांग 100 थी, फिर हो गई 80। तो ये हो गया बेटा आपका 20। बेटा वो तो तब लगाते हैं जब इससे आंसर ना आए। वैसे आड़ी लोच में तो इस चीज से आंसर आ जाएगा, वहां डेल्टा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। नहीं तो आंसर अलग आएगा बेटा, इससे आंसर अलग आएगा, उससे आंसर अलग आएगा। तो बेटा आपको क्या सिखाया था मैंने? सबसे पहले यही फॉर्मूला लगाओ बेटा, इससे आंसर ना आए तो वो उसमें जाओ बेटा। और या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा 8 लोच विधि का प्रयोग करो तो ये फॉर्मूला, और मध्य बिंदु विधि का प्रयोग करो तो वो फॉर्मूला। तो लिख के देगा, नहीं लिख के देगा तो पहले सेल्फ लगाओ, सेल्फ से स्टार्ट आओ तो किक लगाओ। और बोलिए बेटा। लाभ अधिकतम करण एक ही होता है, सिर्फ लाभ अलग होता है। बस सिर्फ लाभ ज्ञात करना है, AR ग्रेटर देन। इसके बाद लाभ अधिकतम लिखा हो या लाभ अधिकतम करण लिखा हो, ये MR बराबर MC है। चाहे अधिकतम लिखा हो चाहे अधिकतम करण लिखा हो, एक ही बात है बेटा। लेकिन सिर्फ लाभ लिखा है AR ग्रेटर देन AC। बेटा उस क्वेश्चन में जब आपको उत्पादन का क्वेश्चन हल करना है ना, तो जो मजदूरों की संख्या है ना, ये क्यू होगा बेटा। और जब आप लागत का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो जो उत्पादन होगा ना, ये क्यू होगा। आपका ध्यान रखो बस, बाकी तो क्वेश्चन मूल्य भेद होता है बेटा जब एक एकाधिकारी एक ही वस्तु को तो अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमत में बेचता है बेटा। तो एक ही चीज अगर अलग अलग रेट पे बेच रहा है तो बेटा वो मूल्य भेद है बेटा। अगर अलग अलग चीज को अलग अलग मूल्य में बेचा जाए ना, बेटा वो मूल्य भेद नहीं है। मूल्य भेद तब होता है जब एक ही चीज को
अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग रेट पे बेचा। जैसे आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आओ, जैसे मुझे फाउंडेशन की इको पढ़नी है और ये भी मेरे पास है, तो इनसे तो लूंगा मैं 40,000, आपसे लूंगा 50,000, तो क्या बेटा बोले पढ़ाऊंगा तो इको ही ना बेटा, एक ही चीज के अलग अलग पैसे यानी कि मूल्य। हाँ बेटा, बेटा कितनी कंपनियां हैं? जैसे अगर टूथपेस्ट की बात की जाए तो टूथपेस्ट की इंडिया में करीबन 100-150 ब्रांड है। 100-150 अल्पाधिकार तो हो नहीं सकता, एकाधिकार प्रतियोगिता। लेकिन कोल्ड ड्रिंक के तो 7-8 ब्रांड ही है कोल्ड ड्रिंक के। बेटा नॉर्मली या तो कोल्ड ड्रिंक पूछता है, या टूथपेस्ट पूछता है, या साबुन पूछता है, इसके अलावा कोई नहीं पूछता बेटा। वो साबुन भी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता ही है। ओपेक है बेटा तेल निर्यातक देशों का समूह, अल्पाधिकार। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तेल निर्यातक देशों का समूह, ओपेक। बेटा ऐसा है कि वो अपने सिलेबस पे नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अपने सिलेबस पे नहीं है बेटा। और वैसे वो तब होता है जब प्रत्येक बिंदु पर लोच इकाई के बराबर हो, प्रत्येक बिंदु पर लोच इकाई के बराबर हो, तो कहते हैं आयताकार परिवलय। पूरी बुक पढ़ ली, कहीं पे आया क्या आयताकार परिवलय? इसमें कितनी कंपनियों के नाम दिए हुए हैं? अब ऐसा उदाहरण तो किसी भी चीज़ का दे तो अल्पाधिकारी तो होगा, अन्य में कितनी हो जाएंगी बेटा? जब टोटल 6-7 दे रहा है तो अन्य में 7-8 और मान लो, 10-15, 10-15 अल्पाधिकारी तो होगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको 4-5-6 का एग्जाम्पल देते हैं अल्पाधिकार। प्रतिशत विधि में बेटा जैसे दोनों चीज प्रतिशत में दी होगी आपको। जैसे कीमत घटी है 10% और मांग बढ़ी है 15%, तो फॉर्मूला होता है इसका, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। 15/10 यानी कि पूर्ति होता तो पूर्ति बन जाता। तब अगर 1% में और 1% में ना हो, मांग बढ़ गई 8 से 10, बड़ा कितना परिवर्तन है यहाँ पे? 2, तब प्रतिशत निकाल लो। 2/8 इंटू 4/100 बराबर 25। तो मांग का परिवर्तन 25% और कीमत का 10%। अगर 1% में दिया और ना दिया हो एक में, तो जो प्रतिशत में नहीं है उसको प्रतिशत में निकाल लो। और बोलिए। हाँ, मांग वक्र का गतिशील
हाँ जी, मांग में परिवर्तन और मांग मात्रा में परिवर्तन। बेटा ये है मांग वक्र डीडी, अन्य बातें समान रहेगा। जब कीमत ओपी है तो मांग ओक्यू है, कीमत घट गई और मांग बढ़ गई, इसे कहेंगे हम मांग में विस्तार, मांग में, या फिर मांग मात्रा में। और ये है मांग में संकुचन। मांग मात्रा में, ये है मांग में विस्तार, मांग मात्रा में वृद्धि, मांग में संकुचन, मांग मात्रा में। ये है मांग वक्र डीडी, कीमत ओपी है और मांग ओक्यू है। कीमत समान रहने पर, कीमत के समान रहने, यदि अन्य बातों के कारण मांग बढ़ जाए, अन्य बातों के कारण मांग बढ़ जाए, इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। इसे कहते हैं इसे कहते हैं मांग वक्र प्रागतिशील। इसे कहते हैं मांग वक्र प्रगतिशील। और बोलिए बेटा। सरकारी बैंकर इस सरकार का सरकार के सारे भुगतान भी बेटा आरबीआई का, ये कहा गया है सरकारी बैंक। बैंकों का बैंक इसलिए कि हमारे लिए बैंक दो ही काम करते हैं, तो हमारी राशि को जमा करते हैं और बदले में बैंकों के काम, तो बैंकों का अतिरिक्त अपने पास जमा भी करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हमारे लिए काम, जो जो काम बैंक कर रहे हैं, बैंक के लिए वही काम आरबीआई का जाता है, उसको बैंकों का
भाव बिंदु है जहां बोलते हैं बढ़ाव करेंगे, अपर उत्पत्ति अधिकतम होती है। इस बिंदु तक कुल उत्पत्ति पहले बढ़ता है, इसके बाद जहां तक कुल उत्पत्ति बढ़ती दर से बढ़ती है और जिस बाद घटती दर से बढ़ती है, उत्पत्ति बढ़ेगी भी और समान भी होगी। बिल्कुल, कुल उत्पत्ति अधिकतम बेटा वहां पे देखो सामने, द्वितीय अवस्था में कुल उत्पत्ति अधिकतम है बेटा, उत्पादन की श्रेष्ठ अवस्था वही है बेटा। एफडीआई में विदेशी कंपनियां भारत में आके संपत्ति में निवेश करती है बेटा, हमारी संपत्तियों में। जैसे यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाएगी, प्लांट लगाएगी, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है आपका एफडीआई। और अगर बाहर की कंपनी भारत के शेयर बाजार में पैसा लगा रही है तो एफपीआई, एफडीआई और बोलिए बेटा, अब बोलिए। आउट। आराम से। अबे इंग्लिश। बस बता देंगे बेटा, ऐसे आ जाएगा बेटा। हाँ, आंख पूर्वानुमान में सिर्फ विधियां पढ़ के जाना बस। ऐसी क्या ऐसा कोई अनुमान जिससे हम भविष्य में मांग कितनी होने वाली है का अनुमान लगा रहे हैं, उसी को मांग पूर्वानुमान को वजह पड़ जाना पड़ेगा।
डिमांड वाले पे तय, मांग को कर्मण। ऐसे मर्जी पढ़ लो बेटा, कोई नहीं, पढ़ना तो है ही। रेपो दर वो होती है जिस पर बैंक जो होते हैं, वाणिज्यिक बैंक, वो आरबीआई के पास कुछ संपत्तियां या अपनी सिक्योरिटीज गिरवी रखकर और बदले में लोन ले सकते हैं। वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से, वो रेपो दर है बेटा। और विपरीत रेपो दर होती है जब बैंक के पास अतिरिक्त पैसा पड़ा हो, तो वो पैसा आप आरबीआई के पास जमा करा दो और बदले में आप से ब्याज ले लो। हाँ, जब आपके पास वाणिज्यिक बैंक के पास ज्यादा पैसा हो तो आरबीआई के पास जमा करा के आप ब्याज ले सकते हो। अब इसकी कहां से आ गई? तो उसकी दरें घटाने बढ़ाने की बात हो रही है, मतलब विपरीत रेपो दर क्या है वो बता रहा हूं बेटा। रेपो दर में वाणिज्यिक बैंक लोन ले रहे हैं आरबीआई से, उनको ब्याज देना पड़ेगा। और विपरीत रेपो दर में वो अपना पैसा जमा करा रहे हैं आरबीआई के पास, उनको ब्याज मिलेगा। ये अंतर होता है रेपो में और विपरीत रेपो। और बोलिए। हाँ, फ्री। 7 नंबर बिल्कुल। सारा पढ़ के जाना बेटा।